स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का, जहां पर हम मिलकर बात कर रहे हैं तत्वों के आवर्त वर्गीकरण पर। जी हां, हम जिस अध्याय की बात कर रहे हैं उसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। किसका आवर्त वर्गीकरण? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आवर्त वर्गीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और पिछली क्लास में मैंने लोथर और मेयर के जो वक्र हैं वो आप लोगों को पढ़ा दिए थे। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा सबसे पहले जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसकी। ठीक है ना? जी हाँ, किसके बारे में? मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में बात करूंगा। तो देखिएगा, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी को। मेंडलीफ की आवर्त सारणी मतलब पेरियोडिक टेबल बाय मेंडलीफ। ठीक है ना? जी हां, चलिए, किसकी पेरियोडिक टेबल? मेंडलीफ की पेरियोडिक टेबल, है ना? चलिए, मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किसकी पेरियोडिक टेबल है? मेंडलीफ की पेरियोडिक टेबल है ये। ठीक है ना? सिंपल बात, ध्यान से सुनो। मेंडलीफ की पेरियोडिक टेबल के अंतर्गत जब हम लोग बात करें तो सिंपल बात ये है भाई, अगर कोई सब्जेक्ट कम समझ में आता है या समझ में नहीं आता है तो उसको ज्यादा टाइम देना चाहिए जिससे वो समझ में आए। अब ध्यान से सुनो, मेंडलीफ ने किया क्या है? मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणुओं को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा। किस क्रम में रखा? परमाणु भार के क्रम में रखा। और जब उसे परमाणु भार के क्रम में रखा तो आगे क्या किया इन्होंने? आगे अपनी आवर्त सारणी का एक नियम दिया, और वो नियम ये कहता है कि तत्वों के गुणधर्म उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। वापस से सुनना, क्या कहा नियम के अंदर? नियम के अंदर अगर हम लोग बात कहते हैं तो ये कहा जाता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब यहां दो चीजें हैं। आवर्ती फलन, आवर्ती शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या आवर्ती शब्द की बात करते हैं तो आवर्ती का मतलब होता है रिपीट होना, दोहरान। ठीक है? और फलन का अर्थ होता है निर्भर होना। क्या? निर्भर होना। और ये सिंपल प्रश्न है कि सर इसके बारे में कब बताया गया? तो इसके बारे में 1869 में ही बताया गया। कब बताया गया? 1869 में ही बताया गया, 1869 में ही बताया गया। ठीक है? तो अब अगर मैं इस सारणी की बात करूं तो मेंडलीव जो है उनके बारे में सुनो। मेंडलीव जो है उन्हें कहा जाता है आवर्त सारणी का जनक, फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का जनक। जनक कौन है? मेंडलीफ। ठीक है? मेंडलीफ है फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के जनक कौन है भाई साहब? मेंडलीफ है। पहली चीज, मेंडलीफ ने क्या किया? मेंडलीफ ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा। कैसे? तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा। कैसे?
बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा, ठीक है ना। और जब बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो ये कह रहे हैं सर लोथर मेयर ने अपनी आवर्त मतलब आलेख जो है वो दिए थे, तो 1869 में कुछ और नहीं हो सकता क्या? भाई ऐसे तो आप यूं भी कह दोगे कि सर गांधी जी को भी 1869 में पैदा नहीं होना चाहिए था। अरे 1869 में कई चीजें साथ में हो सकती है ना भाई, ठीक है ना, कई चीजें हो सकती हैं। 1869 में लोथर मेयर ने वक्र दिए, 1869 में ये पेरियोडिक टेबल दी, सिंपल है। चलो, मेंडलीफ ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा और मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी का नियम दिया। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का क्या किया? नियम दिया। ठीक है। और आवर्त सारणी जो है इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, वो नियम क्या था कि सखा तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म जी हां, तत्वों के कैसे भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। कैसे फलन होते हैं? आवर्ती फलन। ठीक है ना, परमाणु क्रमांकों के कैसे फलन होंगे? ये आवर्ती फलन होते हैं। अब यहां पर दो चीजें हैं, ठीक है, कि आवर्ती का मतलब क्या होता है सर? तो भाई आवर्ती जो शब्द है इसका मीन होता है रिपीट होना, दोहरान, मतलब रिपीट होना। और फलन का मतलब होता है निर्भर होना, कहने का अर्थ यह है कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, ठीक है ना, जी हां, तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं ये तत्वों के परमाणु भारों के अनुसार रिपीट होते हैं और तत्वों के परमाणु भारों पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है ना, तत्वों के परमाणु भारों पर ही निर्भर करते हैं, यह बताया गया इस नियम के अंतर्गत। क्या? इस नियम के अंतर्गत, है ना, सिंपल बात है। अब आगे की बात सुनो। जब हम लोग आगे की बात करते हैं, ठीक, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर, हां ठीक है, चलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में हम लोग आगे बात करें तो आगे की चीज क्या है? देखो, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ क्षैतिज पंक्तियां थी और कुछ ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। ठीक है ना, जी हां, क्या कुछ क्षैतिज पंक्तियां थी और कुछ ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। ठीक, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां, कैसी पंक्तियां? क्षैतिज पंक्तियां थी, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें आवर्त कहते हैं। आवर्त को इंग्लिश में कहते हैं पीरियड, ठीक है ना, कहते हैं। ठीक, क्षैतिज पंक्ति बोले तो किस तरीके से? इस तरीके से, ऐसे। तो क्षैतिज पंक्तियां थी
ठीक है ना। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और आवर्तों की कुल संख्या कितनी थी, आवर्तों की संख्या थी ये थी 7, सॉरी आवर्तों की संख्या थी 6। कितनी थी आवर्तों की संख्या, 6 थी आवर्तों की संख्या, ठीक है ना। जी हाँ, चलिए, है ना, 6 थी आवर्तों की संख्या। मगर बाद में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को एक और आवर्त माना गया और आवर्तों की कुल संख्या कितनी कर दी गई, 7 कर दी गई। किसको, लेंथेनाइड और एक्टिनाइडो को एक और आवर्त माना गया और इनकी कुल संख्या कितनी कर दी गई, 7 कर दी गई भाई साहब। ठीक है, एक सिंपल सी बात यह है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं तो इनकी ही सारणी में, क्या, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में कुछ ऊर्ध्वाधर स्तंभ भी थे, ठीक है ना। जी हां, ऊर्ध्वाधर स्तंभ भी थे, जिन्हें वर्ग या समूह मतलब ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, वर्ग या समूह मतलब ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। जी हां, ठीक है, सिंपल बात यह है। ठीक, वहीं अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, जी हां, इन वर्गों की कुल संख्या कितनी थी भाई साहब, 8 थी। कितनी थी, 8 थी। 18 आधुनिक आवर्त सारणी में है यार, ठीक है ना। हाँ, 18 आधुनिक आवर्त सारणी में है। वर्गों की कुल संख्या या 8, कितने वर्ग थे, 8 थे, ठीक है जी, सिंपल बात है। चलिए फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे।
हो गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे हम बताते हैं आपको कि जो प्रथम आवर्त है ना उसके अंदर दो तत्व हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बना देते हैं। जिसमें एक तरफ तो लिख देंगे आवर्त, ठीक है, एक तरफ लिख देंगे तत्वों की संख्या, ठीक। यहां तो लिख देंगे कौन सा आवर्त है वो आवर्त। दूसरे नंबर पर तत्वों की संख्या, और तीसरे नंबर पर आवर्त का नाम क्या है, ठीक है ना। हाँ, नहीं सेजल 12 नहीं होती है बेटा, है ना। चलिए देखो, बात करें तो यहां लिखेंगे आवर्त कौन सा है, यहां लिखेंगे तत्व कितने हैं, और यहां लिखेंगे आवर्त का नाम। किसका नाम, आवर्त का नाम, ठीक है। पहले नंबर पर पहला आवर्त है, पहले आवर्त की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें तत्वों की संख्या कितनी है, तो इसे कहते हैं अति लघु आवर्त। क्या कहते हैं इसको, अति लघु आवर्त। दूसरे नंबर पर आता है जो आवर्त उसके अंदर 8 तत्व हैं, और जो आवर्त तीसरे नंबर पर आता है उसके अंदर भी 8 तत्व हैं। तो इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से कहा जाता है लघु आवर्त। क्या कहते हैं इनको, सम्मिलित रूप से लघु आवर्त। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर पर। चौथे आवर्त में 18 तत्व हैं, ठीक है। पांचवें आवर्त में भी 18 ही तत्व हैं, ठीक। चौथे और पांचवें आवर्त में बराबर हैं 18 और 18। कितने हैं, 18 और 18। इनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है दीर्घ आवर्त। क्या कहते हैं इनको, दीर्घ आवर्त। इसके पश्चात हम लोग बात करें तो वर्ग नंबर 6 जो है इसके अंदर हैं 32 तत्व। इसे कहा जाता है अति दीर्घ आवर्त। और वर्ग 7 जो है उसके अंदर तत्वों की संख्या निर्धारित नहीं है, इसलिए वर्ग 7 के जो तत्व हैं, जो वर्ग 7 है उसे कहा जाता है किसको, वर्ग 7 के जो तत्व हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, वर्ग 7 के तत्वों को कहते हैं, यह वर्ग 7 जो है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है अपूर्ण आवर्त। क्या कहते हैं, अपूर्ण आवर्त कहते हैं। तो यहां लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, सातवां आवर्त क्या कहलाता है, अपूर्ण आवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है, अपूर्ण आवर्त कहलाता है, ठीक है ना। जी हाँ, ऐसे तो लघु छोटा होता है, इसमें क्या अर्थ है, इसमें छोटा ही है भाई, है ना। अति लघु मतलब सबसे छोटा, लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, अति दीर्घ मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। और उसके बाद अपूर्ण आवर्त जो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, मतलब आगे अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, यही अर्थ है अपने पास। फिर आगे अपन लोग आगे बात करते हैं वर्गों की। तो देखो इनकी आवर्त सारणी जो है उसमें कुल वर्ग कितने हैं, उसमें वर्गों की संख्या है 8। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में
आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? कुल 8 वर्ग हैं, जिनमें से 1 से 7 तक जो वर्ग है ना, कहां से? पहले से लेकर 7 तक के, ठीक है ना, क्या जो वर्ग हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो उनको किस में डिवाइड किया गया? ए और बी, 2 उपवर्गों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है ना। 1 से 7 तक के जो वर्ग हैं वर्गों को ए व बी 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। किसमें? 2 उपवर्गों में बांटा गया, वर्गीकृत किया गया, है ना। कैसे? ऐसे, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए, सिक्स्थ बी, ऐसे ही सेवंथ ए और सेवंथ बी, ऐसे। और जो 8वां वर्ग है ना, ठीक है ना, क्या 8वां अगर वर्ग की बात करें तो बेटा जी जो 8वां वर्ग है, 8वें वर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा गया। कितने उपवर्गों में बांटा? 3 उपवर्गों में बांटा गया, ठीक है जी। 8वें वर्ग को कितने? 3 उपवर्गों में बांटा गया, बांटा गया, तथा हर उपवर्ग की बात करें, प्रत्येक उपवर्ग में जो भी उपवर्ग था, जो भी क्लासिफिकेशन था, ठीक है ना, 3 तत्व थे, ठीक। जब इन्होंने पेरियोडिक टेबल बनाई थी उस समय तक उत्कृष्ट गैसें जो है वो याद नहीं थी, ठीक है ना जी। हाँ, चलिए, हाँ देखो, आप एक चीज समझो, आप लोग ना एक पर्टिकुलरली एक एक लोग का सोच करना अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाते हो। जैसे एक भाई साहब ने कमेंट किया है अभी कि सर जो सेकंड बुक है ना केमिस्ट्री की वो पढ़ा देना इस चैप्टर के बाद। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल वाले सर करा रहे हैं और उसके बाद ना हमें समझ में नहीं आ रही, जो स्कूल वाले सर करा रहे हैं वो आप पढ़ाते हो तो हमें समझ में आ जाता है। तो आपके लिए मैं इस चैप्टर के बाद जस्ट अगली जो बुक है वो शुरू कर दूं, बाकी और स्कूल में भी तो कुछ ना कुछ पढ़ा रहे होंगे ना। मेरा कहना यह है भाई, मैं ना तो आपके स्कूल के हिसाब से चलूंगा, ना और किसी के स्कूल के हिसाब से चलूंगा, और ना ही आप लोगों के जो इंटरनल टेस्ट होते हैं उनके हिसाब से चलूंगा। मेरा उद्देश्य आप लोगों को पूरा पढ़ाना, अच्छा पढ़ाना और लगातार पढ़ाना है। आप लोग इस चीज को समझते ही नहीं हो, है ना, आप इस चीज को समझ ही नहीं रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि सर इस चैप्टर के बाद ऑर्गेनिक शुरू कर देना। अरे भाई, केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी तो ऑर्गेनिक समझ ही नहीं आएगी, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। चौथा चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है उसका बेस ही चौथा चैप्टर है। अब अगर कोई टीचर या कोई भी व्यक्ति बिना चौथा चैप्टर पढ़ाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करता है, ठीक है ना, हाँ नहीं, नाम बोलने की कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, नाम तो बोलना ही नहीं है ना कोई। हाँ, तो आप लोग पर्टिकुलरली खुद के लिए मत सोचो, ये मत सोचो कि सर हमारे स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है। आप ये सोचो कि आपको उत्कर्ष में पढ़ाया जाएगा, वो बेस्ट पढ़ाया जाएगा, शानदार पढ़ाया जाएगा और पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कि कोई चैप्टर आपके स्कूल से पहले और कोई बाद में पढ़ाया जाए, ये जरूर है, ठीक है ना जी। पढ़ाया पूरा जाएगा, जितना आप लोगों को पर्याप्त चाहिए, जितना आप लोगों के लिए पर्याप्त है उतना पढ़ाएंगे, है ना। हाँ,
चलो अब देखो किसी, हाँ एक भाई तो यूं कह रहे हैं कि सर हमारे स्कूल में केमिस्ट्री के 2 टीचर हैं, 2 लेक्चर आते हैं, 2 पीरियड लगते हैं केमिस्ट्री के, तो दोनों बुक चल रही हैं, अब बताओ है ना। चलो चलो देखो अब यहां पर हम लोग बात करें तो आगे की बात समझो। जब इन्होंने अपनी पेरियोडिक टेबल दी थी उस समय तो उत्कृष्ट गैसें मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन वो तो याद थी नहीं, ज्ञात ही नहीं थी। और जब वो ज्ञात ही नहीं थी तो उस समय पर अगर हम लोग बात करें जब ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो ज्ञात नहीं थी तो भाई उनको स्थान कैसे देते, नहीं। इसलिए बाद में क्या किया गया, उत्कृष्ट गैसों को बाद में जोड़ा गया, जिसके बाद कुल वर्गों की संख्या 9 हो गई। तो ये अलग से नोट करना है, ठीक है। कमेंट सबके पहुंचते हैं, ये तो कमेंट बिल्कुल मत किया करो कि सर मेरा कमेंट आप तक पहुंचता है या नहीं, कमेंट सबके पहुंचते हैं, ठीक है ना। चलो तो हम कह रहे हैं ये बाद में उत्कृष्ट गैसों का वर्ग भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जोड़ा गया। जो मेंडलीफ की पेरियोडिक टेबल है उसमें जोड़ा गया। जिससे वर्गों की कुल संख्या 9 हो गई। चलिए तो ये सारी बातें जो है मेंडलीफ ने बताई। इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं या मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, ठीक है ना। जी हां, उपवर्ग और वर्ग अलग अलग होते हैं बेटा, एक ही नहीं होते हैं, वर्गों के अंदर उपवर्ग होते हैं, ठीक है ना। ये वर्ग मेंडलीफ ने नहीं जोड़ा, बाद में जोड़ा गया था, ठीक है ना। निश्चित रूप से उत्कर्ष आईआईटी की तैयारी भी करवाता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पर। जी हां, ऑफलाइन भी मिलेगा आपको, ऑनलाइन भी मिलेगा, जैसे आपका मन करे वैसे पढ़ो, शानदार तैयारी करवाते हैं, है ना। चलिए आगे की बात सुनो। आगे की बात है, नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। किसकी, मेंडलीफ की कौन सी सारणी, आवर्त सारणी, और उसकी क्या है, उपलब्धियां। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल, ठीक है ना। जी हां, हां चलिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, ठीक है। अब देखो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियों पर हम लोग बात करें, मेरिट्स पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहली चीज, ये पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने ये कहा था कि भाई भविष्य में और भी तत्व जो हैं वो पाए जाएंगे, ठीक है ना। जी हां, दूसरा इन्होंने क्या किया था, तत्वों के परमाणु भार जो है वो ज्ञात किए थे। क्या,
तत्वों के परमाणु भार जो है वो ज्ञात किए थे, है ना। ऐसे ही हम लोग बात करें इसके अलावा, ठीक है, इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो और भी इन्होंने कई चीजें बताई। जैसे कहीं कहीं इन्होंने परमाणु भार के क्रम को घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया, परमाणु भार को घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया। और जब इन्होंने परमाणु भार को, सॉरी घटते क्रम में नहीं, कहीं कहीं इन्होंने, सॉरी भाई देखो कहीं कहीं इन्होंने क्या किया वो सुनिएगा। इन्होंने कहीं कहीं हल्के तत्वों को बाद में रखा और भारी तत्वों को पहले रखा, जिससे हुआ यह कि इनके बढ़ते हुए परमाणु भार का नियम टूटा। मगर क्यों किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने ऐसा मेरे सखा इसीलिए किया था ताकि समान गुणधर्म वाले तत्व एक साथ व्यवस्थित किए जा सकें। क्या किए जा सकें? समान गुणधर्म वाले तत्व जो हैं उन्हें एक साथ एक ही वर्ग के अंदर रखा जा सके, ठीक है ना। इन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में नए तत्व पाए जाएंगे। यार क्या कहा? भविष्य में नए तत्व जो हैं वो पाए जाएंगे, और जब नए तत्व पाए जाएंगे तो नए तत्वों के लिए स्थान भी इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में छोड़े। तो इन्होंने परमाणु भार को ही मूल मानते हुए कहीं एक रिक्त स्थान छोड़ दिया, कहीं 2 रिक्त स्थान छोड़ दिए, ठीक है, कहीं 3 रिक्त स्थान छोड़ दिए। अपनी इच्छा से जो अंदाजा लगाया था उसके हिसाब से इन्होंने कहीं कहीं क्या कर दिया, रिक्त स्थान जो है वो छोड़ दिए थे। किसने? मेंडलीफ ने, ठीक है ना। कहीं कहीं क्या कर दिए थे, रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। अब यहीं पर अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने ये कहा कि भविष्य में नए तत्व पाए जाएंगे, और श्योरिटी के साथ कहा कि भविष्य में नए तत्व पाए जाएंगे। और जब भविष्य में नए तत्व जो हैं वो पाए जाने वाले हैं, सुन लो ध्यान से, भविष्य में जब नए तत्व पाए जाने वाले हैं तो उनके नामकरण का तरीका भी इन्होंने बताया। क्या? उनके नामकरण का तरीका भी बताया। कहा कि वर्ग के पहले तत्व के आगे एका शब्द लगाओ सखा। कैसा शब्द? कौन सा शब्द लगाओ? एका, ठीक है। और फिर तत्व का नाम लिखो, वो नए तत्व का नाम होगा। और इन्होंने ये भी कहा कि यदि भविष्य में जो तत्व पाए जाएं उनका गुणों के नाम, गुणों के आधार पर नाम रख दो। जैसे कार्बन का नाम हम लोग कार्बन ही क्यों रखा? क्योंकि कार्बन जो शब्द है ये कार्बो शब्द से बना, और कार्बो का अर्थ होता है काला, और कार्बन जो है वो काले पदार्थों के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है ना। कोयले के अंदर अवेलेबल है, पेट्रोल के अंदर अवेलेबल है, इसके अंदर अवेलेबल है, कपड़ा रहा, अपनी त्वचा के अंदर अवेलेबल है, ठीक है ना, बालों के अंदर अवेलेबल है। तो ये हुई एक बात। फिर उसने कहा कि जब भविष्य में आप उनका नाम सही से रख लो तब तक तो एक नाम चाहिए ना। जैसे घर में नवजात शिशु जब पैदा होता है तो उसका कोई ना कोई नाम तो रखा ही जाता है। क्या भाई? मान के चलो जब आप पैदा हुए होंगे तो जब आपका एक फिक्स नाम किया गया उससे पहले कुछ तो कहते होंगे आपसे, सोनू, मोनू, चुन्नू, मुन्नू, राजू, बबलू, टिंकू, पिंकू, झिंकू, है ना। हाँ, कुछ तो कहते ही होंगे, ठीक है ना। हाँ, कुछ भी कह दिया, ठीक है। ऐसे ही इसने कहा कि भाई नाम रख लो, आप एका शब्द का उपयोग कर लेना। और ऐसे ही कुछ तत्व ऐसे हैं, ठीक है ना, ये ऐसे तत्व वर्तमान में उपस्थित हैं। जैसे एका बोरोन एक तत्व उसने नाम दिया। क्या? एका बोरोन। वर्तमान में एका बोरोन को हम लोग स्कैनेडियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्कैनेडियम के नाम से जानते हैं। एक इसने बताया एका एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एका एल्यूमिनियम। और एका एल्यूमिनियम को हम लोग वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? गैलियम के नाम से जानते हैं। मतलब बातें तो इसकी सही थी। फिर बताया एका बोरोन, सॉरी एका सिलिकन, है ना, एका सिलिकन। और एका सिलिकन जो है उसके बारे में अगर अपन लोग बात करते हैं, है ना, ठीक, एका सिलिकन की अगर हम बात करते हैं तो एका सिलिकन को वर्तमान समय में हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाँ, एका सिलिकन को जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने बताई ये सारी चीजें, सारी की सारी बातें बताई थी, ठीक है। किसने बताई थी? मेंडलीफ ने बताई थी। फिर मेंडलीफ ने यह भी किया, क्या? एका प्रीफिक्स लगाया उसने। एका मतलब एडवांस लेवल पर, एक आगे वाला नहीं। ये आईयूपीएससी वाला चैप्टर नहीं है, है ना। हाँ, तत्वों के आईयूपीएससी नाम इसके अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को वैसे तो जी।
यौगिकों के नहीं बताएंगे। एका होता है, आका नहीं होता। एका है बेटा, एका मतलब एडवांस वाला, एक आगे वाला, ठीक है ना। चलिए, ये सारी बातें उसने बताई, और जब ये सारी बातें उसने बता दी तो उसके बाद और भी कई चीजें थी। जैसे जैसे मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने तत्वों को जब बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित कर रहा था ना, उस दौरान यह भी सोचा कि यार वर्ग अगर बराबर हो जाए, एक समान वर्गों के तत्व जो हैं, मतलब एक समान गुण वाले तत्व जो हैं, वो एक ही वर्ग में आ जाएं, ठीक है ना जी, क्या एक ही वर्ग में आ जाए तो मजे आ जाएंगे। इसलिए इसने बढ़ते परमाणु भार के नियम को तोड़ दिया था, ठीक है। कहीं कहीं जैसे जैसे निकिल जो है उसको बाद में रखा और कोबाल्ट को पहले रखा, जबकि कोबाल्ट भारी है, निकिल हल्का है, ठीक है। ऐसे ही उसने जो टेल्यूरियम है उसको पहले रखा, आयोडीन को बाद में रखा। ऐसे आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ, ठीक है। बिल्कुल करवा देता हूं ये नोट में, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये तो मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, ये नोट कर लो, और इसके बाद फिर ये वाला पोर्शन नोट करना है, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले पूरी टेबल नोट करो, आवर्तों के नाम जो हैं, हाँ नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब लिखवा दो ना सर, जो मेंडलीफ ने कहा है। अरे भाई सब लिखवाऊंगा मैं, है ना, हाँ चिंता मत करो। सब कुछ लिखवाऊंगा मैं, चिंता नहीं करनी है आप लोगों को। चलिए, करिए ये नोट। सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ले तो लिया आगे भाई। ट्वेल्थ में भी है ये सब? नहीं, ट्वेल्थ में पीरियोडिक टेबल नहीं है, ठीक है ना। नहीं नहीं अनुज, ऐसा नहीं है, सबके अंदर अलग अलग थे। अच्छा, आईयूपीएसी का हिंदी में नाम है भाई हिंदी में नाम है अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त एवं रसायन संघ। क्या है? अनुप्रयुक्त रसायन संघ, ये हिंदी में नाम है इसका, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ, है ना। शिवशंकर ना ही पूछो तो बढ़िया है भाई, कम से कम 12 तो चल ही रहा है अभी। नहीं, ये यूनिट उतनी बड़ी नहीं है बेटा, है ना, जितनी बड़ी पिछली यूनिट थी ये उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। चलो तो हाँ, अब ये आप लोगों ने नोट कर लिया है, और इसको डाल लो हेडिंग,
और इस हेडिंग पर हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अभी लेता हूं मैं आप लोगों से विदा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।